तो आज शुरू करो। देखो तुम्हारा ये मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र का सबसे पहला चैप्टर है, और इसको अगर इंग्लिश में बात करें तो ये नेशनल इनकम इसको कहा जाता है। लेकिन उससे पहले वो ये पढ़ाएगा कि समष्टि अर्थशास्त्र होता क्या है। ठीक है, अब तुम यूपी बोर्ड वालों में ये सवाल अभी आ रहा था ना कि व्यष्टि हार्ड है समष्टि हार्ड है, तो व्यष्टि का तो फिर भी एक लिमिटेड एरिया है कि तुम अपने बुक से भी पढ़ोगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ोगे तो काम बन जाएगा। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र ना सिर्फ बुक तक ही सीमित नहीं रहता है, उसमें देश विदेश पूरे विश्व की बातें होंगी। तो उस पर जो आधारित केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यानी कि जो कल्पना को देखते हुए क्वेश्चन बना देते हैं, वो भी आ जाते हैं उसमें। उसका सबसे पहला जो चैप्टर है ये कि समष्टि अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणा है। अगर शुरुआत करें, मेरी बात सुनो, समष्टि और व्यष्टि में एक शब्द का फर्क है। यहाँ पे वहाँ वे लग जाता है और यहाँ क्या लग जाता है, से। तो यहाँ पे से का मतलब समूह से है या समुच्चय से कह सकते हो, समूह कह दो या फिर समुच्चय कह दो, यानी वो सभी की बात करता है, सिर्फ किसी एक चीज़ की बात यहाँ पे वो नहीं करता। तो जब वो इसकी परिभाषा को पढ़ाता है कि हमें इसका अर्थ या इसकी परिभाषा को जान लेना चाहिए, तो सबसे सिंपल तरीका क्या है कि समष्टि अर्थशास्त्र कुल संबंधों को की व्याख्या करता है। कुल, ये जो कहा ना समूह, ग्रुप की बात करता है, होल की बात करता है, टोटल की बात करता है, तो इसी के अंदर होता है वो। ठीक है, तो कुल संबंधों की व्याख्या करता है। या फिर किसी और तरीके से पढ़ सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत मात्राओं का अध्ययन नहीं किया जाता, क्योंकि व्यक्तिगत मात्राओं का अध्ययन यानी कि एक व्यक्ति एक फॉर्म, इन जब किसी एक व्यक्ति की बात होती है तो वो हमने पढ़ा था व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर। समष्टि के अंदर व्यक्तिगत मात्रा का अध्ययन नहीं किया जाता, अपितु इन मात्राओं के योग का अध्ययन किया जाता है। सही है, किसी एक व्यक्तिगत विशेष व्यक्ति की बात नहीं होती है। जब आप सभी व्यक्तियों को एक साथ ले आएंगे तो उनकी बात यहाँ पे होती है। उदाहरण यहाँ पे दे रखा है, उदाहरण के लिए वो कहता है इसका संबंध व्यक्तिगत आय से नहीं है बल्कि राष्ट्रीय आय से है। एक व्यक्ति कमाता है इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा पूरे राष्ट्र कितना कमाता है इस बात से हमें मतलब रहेगा। तो जब भी वो समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में अध्ययन करेगा तो ध्यान रखना वो कुल संबंध यानी कि सभी की बात करेगा, ना कि किसी एक की बात करेगा। ठीक है, कुछ उदाहरण और दे रखे हैं, कुल रोजगार, कुल राष्ट्रीय उत्पादन, ठीक है, सामान्य कीमत स्तर। अब जैसे अभी हमने कहा कि टमाटर बहुत महंगे हो रहे थे, तो सिर्फ टमाटर के प्राइसेस की बात होगी। फिर हमने कहा कि महंगाई बहुत हो रखी है, तो महंगाई में ना सभी की बात होगी। इस प्रकार से हम समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ या उसकी परिभाषा को समझ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, याद। फिर अगली पॉइंट में वो कहता है कि समष्टि अर्थशास्त्र का जन्म कैसे हुआ। तो ध्यान से पढ़ना, एक ब्रिटिश के अर्थशास्त्री थे जॉन मेनार्ड कीन्स। जनरली ये जो समष्टि अर्थशास्त्र की जो हम अवधारणाएं पढ़ते हैं या फिर जो हमारी ये परिभाषाएं हैं, जो थ्योरी है, ठीक है, ये इन कीन्स की थ्योरी के नाम से ये इनकी एक बुक आई थी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इंटरेस्ट एंड द मनी, जो वर्ष 1936 में प्रकाशित हुई। लेकिन उससे पहले सन 1929 में एक ना वैश्विक मंदी आई थी, जो लगभग 1929 से अप्रॉक्स 33 तक चली। सही 34 तक भी हो सकती है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं। 4 से 5 साल तक एक पूरा विश्व में मंदी का दौर आया। इससे पहले, इस वक्त से पहले किसी को ये बात थी नहीं कि कुछ समष्टि शास्त्र भी होता है। लेकिन जब 1936 में इन कीन्स की ये वाली थ्योरी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, जब प्रकाशित हुई और वो मार्केट में उतरी, तब जाके पता चला कि कुछ ऐसा भी है। तो देखो कहता है कि एक नई विचारधारा को जन्म दिया। इसे वैश्विक मंदी ने अर्थशास्त्रियों को एक नए सिद्धांत व विचारधारा की व्याख्या की ओर अग्रसर किया। यह भी एक सच है कि जिससे अर्थव्यवस्था में एक लंबे समय तक बेरोजगारी विद्यमान रहेगी, वहाँ एक नई कार्यप्रणाली और एक नई अर्थव्यवस्था का आविर्भाव आवश्यक है। कीन्स की इस पुस्तक ने समस्त दृष्टिकोणों को बदलते हुए एक कार्यप्रणाली तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर निर्भरता का परीक्षण करते हुए समष्टि अर्थशास्त्र को जन्म दिया। सही है, यानी कि ये कह सकते हैं कि 1930 से पहले समष्टि अर्थशास्त्र थी ही नहीं। उससे पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र थी, जिसके फादर थे एडम स्मिथ, उनका नाम था एडम स्मिथ। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो कहा जाता है, अर्थशास्त्र के पिता, उनको एडम स्मिथ को कहा जाता है। लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो कीन्स की थ्योरी, उसको पढ़ने वाले हैं। तो ये रही बात इसकी। बट हाँ, इसको एक नंबर के लिए याद रख सकते हो, इसकी जो परिभाषा है उसमें किसी प्रकार की कंजूसी मत करना। अब वो आगे पढ़ाता है कि समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो एक विषय वस्तु। कैमरा थोड़ा पास लाया जाए।
ठीक है। ये जो समस्या शास्त्र है किसी विषय वस्तु है, तो यानी वो किसी में पढ़ाता है। सबसे पहले वो पढ़ाता है कि राष्ट्रीय आय व रोजगार का सिद्धांत। मतलब हम यहाँ पे किसी एक व्यक्तिगत आय की बात नहीं करेंगे, एक व्यक्ति के रोजगार या बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, हम राष्ट्रीय स्तर पर उसकी बात करेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत प्रमुख रूप से अर्थव्यवस्था में रोजगार व राष्ट्रीय आय का निर्धारण शामिल है। चेक कर लो, समाजशास्त्र में अंतर्गत प्रमुख रूप से अर्थव्यवस्था में रोजगार, यानी कि लोगों के पास कितना रोजगार है, कितना रोजगार नहीं है, यानी कि बेरोजगारी की बात कर रहा है। और राष्ट्रीय आय का निर्धारण शामिल है, क्योंकि यही अनैच्छिक बेरोजगारी के कारण बनते हैं। अनैच्छिक बेरोजगारी का ऐसा मतलब होता है कि जो व्यक्ति काम चाहता है, काम मिल नहीं रहा, यानी कि वो काम करने के लिए तैयार है, किसी भी वेज रेट पे तैयार है कि आप जो मुझे दोगे मैं कर लूँगा, मैं इच्छुक हूँ, मैं योग्य हूँ, फिर भी काम नहीं मिल रहा, यानी कि इच्छा तो है काम करने की लेकिन मिल नहीं रहा। सामान्य मूल्य स्तर एवं मुद्रास्फीति। सामान्य मूल्य स्तर का ये मतलब हो जाता है कि भाई मार्केट के अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा है, या फिर मतलब तेजी का दौर या मंदी का दौर है। मुद्रास्फीति समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत सामान्य मूल्य स्तर के सिद्धांत को स्पष्ट किया गया है, और इसके अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत मुद्रास्फीति, अस्वीकृति दर, अत्यधिक मांग, समग्र मांग, कीमत निर्धारण आदि को समाहित कर विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। तो ये चीज़ हमें आगे पढ़ने को मिलने वाली भी है। ठीक है, आगे व्यापार चक्र के सिद्धांत। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इनको ध्यान में रखते हुए हमें वो चीज़ आगे पढ़नी है। समष्टि अर्थशास्त्र में व्यापार चक्र के सिद्धांत का अध्ययन एक महत्वपूर्ण विषय है। व्यापार चक्र में समृद्धि व मंदी के समय रोजगार में उतार चढ़ाव आदि का भी अध्ययन किया जाता है, यानी कि हो सकता है कभी व्यापार बहुत तेज हो, कभी व्यापार बहुत मंदा हो, तो उसकी वजह से ना रोजगार कभी बढ़ जाता है, तो कभी जब मार्केट में मंदी का दौर होता है तो लोगों की नौकरियां जाती हैं, लेकिन जब समृद्ध होता है, मार्केट अच्छे से चल रहा होता है, तो लोगों को नए नए रोजगार भी उत्पन्न होने को मिलते हैं। इसके संतुलन के लिए कई नीतियों का भी निर्माण किया जाता है, जिसमें पूर्ण रोजगार, निर्गत तथा आय के स्तर पर संतुलन के साथ आर्थिक स्थिरता को प्राप्त करने का मुख्य लक्ष्य माना जाता है। यानी कि अब आपको यहाँ पे लोगों को रोज़गार भी देना है, अपनी आय स्तर भी बढ़ानी है, आर्थिक स्थिति का सुधार भी करना है, गरीबों का कल्याण भी करना है। इस प्रकार की चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक, सामान्य तौर पर इन पर क्वेश्चन नहीं बनता, ये बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं जो हमें याद रखनी है। आर्थिक विकास का निर्धारण। आर्थिक विकास का मतलब है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। हमारा देश तरक्की की तरफ अग्रसर होना चाहिए, इस बात की बात करता है। समष्टि अर्थशास्त्र किसी देश में आर्थिक विकास के निर्धारण में सहायक होता है। मतलब अब जब हम समष्टि अर्थशास्त्र की बात करेंगे तो हम आर्थिक विकास की बात करेंगे, देश की तरक्की की बात करेंगे, ना कि सिर्फ अपनी तरक्की की बात करें। अपनी तरक्की की बात करना ही देश के लिए सर्वोपरि नहीं हो सकता। इस उद्देश्य से आर्थिक विकास के सिद्धांत को समष्टि अर्थशास्त्र की एक महत्वपूर्ण शाखा के रूप में विकास किया। इस उद्देश्य से आर्थिक विकास के सिद्धांत को, अगर आप आर्थिक विकास के सिद्धांत को जानना चाहते हैं तो समष्टि अर्थशास्त्र की एक महत्वपूर्ण शाखा के रूप में विकास किया जाता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत आय सृजन, निवेश के दोहरी भूमिका, कैपिटल स्टॉक, स्थिरता यानी कि मुद्रास्फीति या मुद्रास्फीति के बिना आय मांग के दर में वृद्धि आदि समाहित है। कहने का मतलब ये है कि देश किस प्रकार तरक्की कर सकता है, जो भी फैक्टर्स हो सकते हैं, जो भी कारण हो सकते हैं, वो सब हमें यहाँ पढ़ाएगा। भुगतान एवं विनिमय दर। अब भुगतान का ये विनिमय दर की हम बात करें तो हम देश विदेशों से भी लेन देन करते रहते हैं। विनिमय दर का यहाँ पे मतलब ये हो जाता है कि विदेशी मुद्रा की वो बात करता है। अगर हम किसी को बेचते हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं, हम निर्यात करते हैं, तो हमारे पास विदेशी मुद्रा आती है और हमारी मुद्रा की मांग होती है। अगर हम विदेशों से ज़्यादा खरीदते हैं, यानी कि हमारी मांग, हमारी जो इम्पोर्ट आयात है वो अगर ज़्यादा है, तो हमें विदेशी मुद्रा में जो पेमेंट है वो ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो उनका जो भुगतान होता है वो यानी विनिमय दर जो है ना, वो विदेशी मुद्राओं के माध्यम से किया भी जाता है और उनको लिया भी जाता है। सिद्धांत भुगतान और विनिमय दर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण आर्थिक मापदंड हैं। भुगतान जहां एक और आर्थिक लेन देन है, वहीं विनिमय दर उस दर का निर्धारण है जिस पर किसी देश की मुद्रा या विदेशी मुद्राओं के लिए विनिमय किया जाता है। इस देश के अंतर्गत सभी प्रजातियों इससे प्राप्तियां, पूंजी एवं का हस्तांतरण व आयातित वस्तुओं के लिए भुगतान आदि का अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब ये है, अगर हम यूएसए से कुछ खरीदते हैं, अमेरिका से कुछ खरीदते हैं, तो हमें उनके ही डॉलर में उनको पेमेंट करनी पड़ेगी। वो डॉलर आएगा कहाँ से?
आपको उस डॉलर की मांग करनी पड़ेगी। हमारे देश में जो इस प्रकार की विदेशी मुद्राएं होती हैं उसको आरबीआई अपने पास बचा के रखता है। आरबीआई अपने पास बचा के रखता है अपने पास। हमारे पास 600 बिलियन डॉलर के आसपास का विदेशी मुद्रा कोष है, इसको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कह देते हैं, जिसमें अप्रॉक्स 90% शायद डॉलर ही है, अमेरिका वाला डॉलर, ठीक है, यूएस डॉलर ऐसे कह सकते हो। तो ये सब ना, ये भुगतान चैप्टर है, भुगतान ये विनिमय दर सब अपने आप में चैप्टर है। तो ये चीज़ ना आगे पढ़ने को बहुत आराम से मिलेगी। ठीक, फिर उसका मैथ पढ़ाना चाहता है कि इसका क्या महत्व है। समष्टि अर्थशास्त्र विश्लेषण का महत्व सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक दृष्टि से वर्ष 1929 की विश्वव्यापी महामंदी के बाद अत्यधिक बढ़ गया था। देखो, समस्या विश्लेषण का महत्व सैद्धांतिक रूप से भी पढ़ सकते हो, व्यावहारिक दृष्टि रूप से भी पढ़ सकते हो, और 1929 के बाद तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पिछले कुछ वर्षों में इसमें तीव्रतम वृद्धि हुई है, मतलब पिछले कुछ सालों में ये बहुत तेज़ी से विश्व में फैला है। समष्टि अर्थशास्त्र या समष्टि आर्थिक विश्लेषण का अध्ययन कई कारणों से महत्वपूर्ण है। इन्होंने दे भी रखा कि क्या क्या वो हो सकते हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र की कार्यप्रणाली को समझने में सहायक, यानी कि जो हमारा अर्थशास्त्र है उसका कार्य, मतलब आप किस प्रकार से उस कार्य को कर सकते हैं, उसको समझाने में समस्या सब बहुत हमारी मदद करता है। आर्थिक नीति, यानी कि आर्थिक नीति का मतलब है इकोनॉमिकल जो डिसीजन लेने होते हैं, हमें जो पॉलिसी, जो पैसे से रिलेटेड, कहाँ पैसा आएगा, कहाँ से पैसा आएगा देश में और कहाँ उस पैसे को खर्च करना है, वो निर्णय भी हम इसी की मदद से ले लेते हैं, ठीक है। आर्थिक नियोजन में सहायक, अगर आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कहीं अपने पैसे को नियोजित करना, मतलब किसी प्रकार के देश की आर्थिक गतिविधियों से रिलेटेड भी वो इसमें मदद करेगा हमारा समस्या शास्त्र। मौद्रिक समस्याओं व सामान्य बेरोजगारी के विश्लेषण में सहायक, मौद्रिक समस्याएं जो पैसे से संबंधित देश में दिक्कतें चल रही हैं, बेरोजगारी से संबंधित दिक्कतें चल रही हैं, उसमें भी जो हमारा समष्टि अर्थशास्त्र है वो हमारी मदद करता है। व्यापार चक्रों व व्यष्टि अर्थशास्त्र के विश्लेषण के विकास में सहायक है। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार से व्यापार चक्र बना, और व्यष्टि अर्थशास्त्र के भी विश्लेषण, अगर आप उनके बारे में भी जानना चाहते हैं तो समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन बहुत अति आवश्यक है और ये बहुत ज़्यादा महत्व रखता भी है। एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी, ये ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े टॉपिक और देख लेते हैं, इसमें दो और जान लेंगे भी। ये जो समष्टि अर्थशास्त्र हैं और ये जो व्यष्टि अर्थशास्त्र हैं, एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। अभी निर्भर करती कैसे? अभी काजल दीदी मुंह बना रही थी ना कि वो मांग वाले चैप्टर में एक ही एग्जाम्पल, वो जो कॉफ़ी और चाय वाले ले लेके हमने बनाया। अब एक बात करते हैं कि मांग की अगर हम बात करते हैं तो सुमित की कितनी मांग है वो सुमित जाने, काजल की कितनी मांग है काजल जाने, डिम्पल की जितनी मांग है डिम्पल जाने, और अभिषेक सर की जितनी मांग है, तुम सबकी अपनी अलग अलग मांगे हैं, ठीक, ये बात है। तो जब आप व्यक्तिगत मांग की बात करते हैं तब आप व्यष्टि शास्त्र को पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जब हम अपने पूरे देश की मांग को, सामूहिक मांग की बात करते हैं, समुच्चय मांग की बात करते हैं, राम राम जी, अभी ना भी हैगा, बिल्कुल ठीक है। तो जब आप व्यक्तिगत मांग की बात करते हैं तो व्यक्तिगत मांग में आप व्यष्टि शास्त्र की बात करते हैं, लेकिन जब आप पूरे देश की मांग की बात करते हैं तब वो मतलब एक एक व्यक्ति की मांग को मिला के क्या बन जाता है, कुल मांग बन जाता है, सामूहिक मांग बन जाता है, तब वो समष्टि में आ जाता है। प्रति व्यक्ति आय, एक व्यक्ति कितना कमाता है व्यक्तिगत बात है, लेकिन प्रति व्यक्तिगत आय को जोड़ जोड़ के हम देश की आय निकाल लेते हैं, राष्ट्रीय आय निकाल लेते हैं, वो समष्टि शास्त्र के अंतर्गत आता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र को व्यापक अर्थशास्त्र तथा व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र, यानी कि ये व्यापक है, थोड़ा व्यापक का मतलब होता है जो थोड़ा बड़ा है, इसका जो क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा है, और सूक्ष्म का मतलब होता है थोड़ा छोटा है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र एक छोटा कंसेप्ट है और हमारा जो समष्टि है वो थोड़ा एक बड़ा कंसेप्ट है। इनकी आपस में पारस्परिक निर्भरता, मतलब ये एक दूसरे पर किसी न किसी तरीके से टिके हुए। एग्जाम्पल पढ़ते हैं इसका। जब तक व्यक्तिगत इकाइयों की जानकारी प्राप्त नहीं होती तब तक व्यापक स्तर पर आर्थिक निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते, यानी कि जब तक आपको प्रति व्यक्ति के बारे में पता नहीं चले कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तब तक आप राष्ट्रीय आय निकाल ही नहीं सकते। उस बात को दर्शाता है। उदाहरण के तौर पर राष्ट्रीय ज्ञात करने के लिए व्यक्तिगत इकाइयों की आय का ज्ञान भी आवश्यक है। अगर आपको ये नहीं पता कि हमारा प्रति व्यक्ति आय कितना कमाता है तो आप राष्ट्रीय आय नहीं निकाल सकते। तो इस प्रकार जो है व्यष्टि का इस्तेमाल करके हम लोग समष्टि की बात करते हैं। सामान्य कीमत स्तर की विवेचना में वस्तुओं एवं साधनों के कीमत सिद्धांत का विश्लेषण भी आवश्यक है। अगर आप सामान्य कीमत स्तर की बात करते हैं
कि देश में कीमतें क्या हैं, कम हैं, ज़्यादा हैं, तो उसके लिए आपको कीमत सिद्धांत वो पढ़ना पड़ेगा, जो व्यष्टि के अंदर ही पढ़ाया जाता है। व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का योग ही अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं का निर्धारण करता है। उपभोग, बचत, निवेश, विनियोग, रोजगार आदि ये सब क्या बनाती हैं? व्यक्तिगत आर्थिक क्रियाएं ही जाके बाद में देश की टोटल आर्थिक क्रियाओं में जो है वो मदद करती हैं। तो ध्यान रखना कि ये एक दूसरे पर परस्पर निर्भर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अगर किसी को दोनों ज़रूरी हैं पढ़ना। कोई कहता है ना कि समष्टि पढ़नी है, व्यष्टि, दोनों ही अपनी जगह पे आवश्यक है। व्यष्टि अपनी जगह पे बहुत आवश्यक है और समष्टि अपनी जगह पे आवश्यक है, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर आपने व्यष्टि पढ़ ली, समष्टि नहीं पढ़ी, तो भी आपको ज्ञान नहीं है ज़्यादा, और आपने समष्टि पढ़ ली, व्यष्टि ना पढ़ी, तो एक दूसरे के पूरक भी हैं, एक दूसरे को पूरा करते हैं। सही, इस तरीके से कहते हैं ना, बड़ी बहन छोटी बहन, वो वाली बातचीत कर लो। उसके बाद इसमें जो अभी वीडियो के लिए रहेगा वो एक पढ़ सकते हो कि समष्टि शास्त्र की मूलभूत अवधारणा, मतलब क्या बेसिक बातें हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र को एक विषय के रूप में स्थापित करने का श्रेय एडम स्मिथ को है, जो मैंने कहा भी था, एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन में देश की आर्थिक संपत्ति के सृजन से संबंधित महत्वपूर्ण पक्षों पर विस्तार से चर्चा की है। आर्थिक संपत्ति अथवा किसी राष्ट्र के समृद्ध होने के पीछे केवल संसाधनों की प्रचुरता ही मुख्य भूमिका नहीं निभाती, अपितु इन संसाधनों के उपयोग किस प्रकार से किया ताकि उत्पादन का प्रभाव हो तथा आय और संपत्ति में वृद्धि हो, यह भी इस बात पर निर्भर करता है। मतलब बुक का नाम है पूरा, तो मैं कोई याद करने की जरूरत नहीं है, इतना नहीं पूछता, वो बस एक उन्होंने बात बता दी। ठीक है, इकोनॉमिक्स के फादर तो एडम स्मिथ ही है, लेकिन अभी जो हम थ्योरी पढ़ने वाले हैं कीन्स के हिसाब से पढ़ने वाले हैं। अब जो ये नेक्स्ट फेस रहेगा वो यहाँ से रहेगा कि वस्तु का अर्थ क्या होता है, और ये क्वेश्चन ऐसा होता है जो एग्जाम में स्टिल पूछा जाता है। फिलहाल इसमें इतना ही रखो, ठीक है, फिर वीडियो लंबी हो जाती है।